नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है द फ्लूइड विच इज रिच इन सिट्रिक एसिड, कैल्शियम फॉस्फेट, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन and contribute about 30% of the total volume of semen is related by। यहां पर प्रोफाइब्रिनोलाइसिन दिया हुआ है, सिट्रिक एसिड दिया हुआ है, इनसे अपने को पता लग रहा है ये कंटेंट किसके होते हैं, प्रोस्टेटिक ग्लैंड का जो फ्लूइड होता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड उसका है। ये कैल्शियम जो है ये स्पर्म एक्टिवेशन के लिए होते हैं और इसमें फाइब्रिनोलाइसिन जो होता है वो फाइब्रिनोलाइसिन में कन्वर्ट होकर सीमन को कोगुलेट करने में हेल्प करता है। तो इसमें देखिए क्या, पहला सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, काउपर्स ग्लैंड, नन ऑफ दिस। तो इसका मतलब ये कंटेंट कौन सी ग्लैंड के जो सीमन का 30% नियर अबाउट पार्ट बनाते हैं वो है प्रोस्टेट। तो करेक्ट आंसर प्रोस्टेट कौन से ऑप्शन में, सेकंड में, करेक्ट आंसर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेमिनल प्लाज्मा के बारे में दिया है। आपने पहले भी डिस्कस किया था, एक सेमिनल फ्लूइड है। सेमिनल फ्लूइड तो किसका सेक्रेशन है, सेमिनल वेसिकल का। और जो सेमिनल प्लाज्मा जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स का फ्लूइड होता है, इनका मिक्सचर होता है। इसमें सेमिनल वेसिकल आगे, इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड आगे और इसके अंदर जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है वो आगे। हालांकि उसका मिनिमम रोल है पर फिर भी यहां से ये सेमिनल फ्लूइड, स्पर्म, प्रोस्टेटिक फ्लूइड का मिक्सचर जब यहां से पास होता है तो इसके अंदर जो काउपर ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वो भी मिक्स हो जाता है। ज्यादा रोल नहीं है क्योंकि उसका काम एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करना और लुब्रिकेशन के रूप में काम करना है। तो सेमिनल प्लाज्मा जो है वो सेमिनल प्लाज्मा तीनों टाइप की ग्लैंड्स का मिक्सचर होता है जिनको बोलते हैं एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो तीनों वाला कौन सा, देखो फोर्थ, यानी सारे टाइप की ग्लैंड्स का जो मिक्सचर जो होता है उसको बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। तो आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया हुआ है, स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा मिलकर क्या बनाते हैं। सेमिनल प्लाज्मा अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं, स्पर्म मिल गया, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, स्पर्म, सेमिनल फ्लूइड, ये सब कंटेंट मिल जाते हैं तो इनके मिलने से बनता है सीमन। और देखिए सीमन जो है वो किस ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, सेकंड में। सीमन जो है उसमें स्पर्म भी है प्लस उसमें सेमिनल प्लाज्मा भी है, जिसमें प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी है, जिसमें सेमिनल फ्लूइड भी है। तो इनका मिक्सचर क्या कहलाता है, सीमन। तो आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ऐसा डायग्राम। यह डायग्राम क्या शो करता है, डायग्राम पहचान गए होंगे, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को एक्सप्लेन कर रहा है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियम जो होती हैं, जो कोबॉइडल एपिथेलियम है, ये जर्म सेल बना रही हैं। इस प्रकार से स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और फाइनली इस प्रकार से स्पर्म। तो यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस दिखाई जा रही है। तो इसका मतलब डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वाला कौन सा ऑप्शन है, 1। तो आंसर 1। अगला क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट सीमन। पहले अपने सीमन के बारे में बात करते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा जो एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का फ्लूइड है, 10% स्पर्म, 90% इनका ये सेमिनल प्लाज्मा, जिसमें सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेटिक का मेन रोल है। वॉल्यूम 3 to 4 ml पर इजेकुलेशन इतना सीमन रिलीज होता है। पीएच है 7.3 एल्केलाइन। नॉर्मल स्पर्म काउंट क्या होती है, 20 to 120 मिलियन पर एमएल में इतने स्पर्म। यदि 20 मिलियन पर एमएल से स्पर्म कम हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया।
एक होता है एजोस्पर्मिया, जब सीमन में ऑलमोस्ट स्पर्म एब्सेंट हो जाए, और इसके अलावा जो है एक होता है नेक्रोस्पर्मिया, जब स्पर्म इमोर्टाइल हो जाए। इमोर्टेलिटी वाले स्पर्म का जब है जो सीमन के अंदर आ जाए तो इमोर्टेलिटी वाले स्पर्म सीमन में प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं नेक्रोस्पर्मिया। तो अब यहां पर देखिए क्या है, वॉल्यूम कितना है 3 to 4, कौन से ऑप्शन में है, सेकंड में, और कौन से में है, फोर्थ में। तो आंसर तो सेकंड और फोर्थ में से जाएगा। अब देखिए नॉर्मल स्पर्म काउंट किस में दिया हुआ है, सेकंड में 20 से 120 मिलियन, और ओलिगोस्पर्मिया जब स्पर्म की नंबर 20 मिलियन पर ml से कम हो जाए तो यह भी किस में दिया हुआ है, सेकंड में। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 2। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है। क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है भी यदि दोनों ओवरी को रिमूव कर दें तो कौन से हार्मोन में कमी आ जाएगी। 4 हार्मोन दिए हुए हैं, एक तो एस्ट्रोजन है, एक प्रोलैक्टिन है, और एक ऑक्सीटोसिन है, और एक दिया हुआ है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन रिलीज कौन करता है, हाइपोथैलेमस। ये कौन, पिट्यूटरी। प्रोलैक्टिन कौन, पिट्यूटरी। और एस्ट्रोजन रिलीज बाय ओवरी। जब ओवरी को निकाल देंगे तो इससे रेलेवेंट हार्मोन एस्ट्रोजन में कमी आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, कैपेस्टेशन प्रोसेस इज कैपेस्टेशन ऑफ स्पर्म प्रोसेस इज अकरिंग। कैपेस्टेशन का मतलब होता है योग्यता अर्जन, यानी कैपेस्टेशन कहां होता है, यानी स्पर्म में फर्टिलाइजेशन की कैपेबिलिटी कहां आती है। पहला ऑप्शन है देखिए दिया हुआ है यूट्रस, तो यूट्रस का तो यहां पर कोई रोल नहीं है। दूसरा दिया हुआ है एपिडिडिमस। एपिडिडिमस में फंक्शनल मैच्योरेशन होता है, और आपको एपिडिडिमस अपने पढ़ा है, उसके अंदर क्या होता है, एक काम और होता है स्पर्म के हेड पार्ट पर कोलेस्ट्रॉल की लेयर बनाना, जिसके कारण जो एक्रोसोमल रिएक्शन जो होती है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कंप्लीट नहीं हो पाती। और दूसरा कुछ ऐसे सब्सटेंसेज रिलीज होते हैं जो स्पर्म को इनएक्टिव कर देते हैं। मोर्टेलिटी तो जरूर गेन करते हैं, फंक्शनल मैच्योरेशन तो होता है, बट उसके साथ साथ एनर्जी को कंजर्व करने के लिए एपिडिडिमस में वो सब्सटेंसेज इनको इनएक्टिव, इनकी एक्टिविटी को सप्रेस कर दी जाती है। तो इसका मतलब एपिडिडिमस भी नहीं होगा। अगला दिया है थर्ड ऑप्शन वेजाइना। जब कोगुलेटेड सीमन वेजाइना में रिलीज होता है तो प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, अपने सेमिनल फ्लूइड में पढ़ा था, वो कन्वर्ट होता है फाइब्रिनोलाइसिन में, और इसका काम होता है कोगुलेटेड सीमन को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना, लिक्विफिकेशन, लिक्विफाइड करने का काम किसका है, फाइब्रिनोलाइसिन का। तो अब यहां पर लिक्विफाइड हो गया सीमन, तो अब स्पर्म मूव करने लगे, तो स्पर्म में फर्टिलाइजेशन की कैपेबिलिटी आ गई। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा होगा, वेजाइना। और लास्ट कौन सा, फैलोपियन ट्यूब, उसका तो कोई रोल है ही नहीं। तो वेजाइना में कैपेस्टेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अगला क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है भी oogenesis के दौरान कौन से स्ट्रक्चर में मियोसिस फर्स्ट, अर्धसूत्री फर्स्ट होता है। चलिए oogenesis देखिए, प्राइमोर्डियल जर्म सेल में माइटोटिक डिवीजन हुआ, सेल की नंबर बढ़ी, इन सेल डिप्लॉयड सेल को बोलते ऊगोनिया। ये फेज कहलाती है मल्टीप्लीकेशन फेज। इनमें से एक सेल ग्रो की बढ़ी हुई प्राइमरी oocyte, इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज प्राइमरी oocyte बन गई। अब इसमें मियोसिस फर्स्ट होगा। एक बड़ी साइज की सेकेंडरी oocyte जिसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा है, एक छोटी फर्स्ट पोलर बॉडी, दोनों के दोनों हैप्लॉइड, साइटोप्लाज्म ज्यादा इसमें इंटर करता है, अनइक्वल टाइप का डिवीजन होता है यहां पर। और जो है ये डिवीजन क्यों होता है, ताकि क्रोमोसोम हाफ हो जाए। इसमें होगा मियोसिस सेकंड, या किसमें, सेकेंडरी oocyte में, तो हैप्लॉइड बड़े साइज का ओवम और छोटा
सेकंड पोलर बॉडी, इसको अपने बोलते हैं मैच्योरेशन फेज, ये जनरल फेज है। हार्मोन एफएसएच का रोल है, एस्ट्रोजन का रोल है, ये सारी कंप्लीट प्रोसेस होती है। तो मियोसिस फर्स्ट कौन सी स्ट्रक्चर में हो रहा है? देखिए प्राइमरी oocyte में। तो इसका करेक्ट आंसर प्राइमरी oocyte किस में दिया हुआ है? 1 में। तो आंसर क्या गया? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन में यह पूछा गया है स्पर्म के लिए मिसमैच कौन से ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन है? पहले अपने स्पर्म के बारे में बात करते हैं। ये स्पर्म के अंदर 3 पार्ट है, हेड, मिडल पीस, टेल। मिडल पीस को अपने एनर्जी चैम्बर भी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दोनों के बीच जो ज्वाइंट करने वाला पार्ट, नेक। हेड पार्ट के अंदर एक्रोसोम, जिसके अंदर हाया एल्यूरोनिडेज एंजाइम, जोनालाइसिन एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो है, इस टाइप के एंजाइम यानी स्पर्म लाइसिन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और ये जो स्पर्म के ऊपर इस प्रकार से एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो कैप लाइक का स्ट्रक्चर बनाता है, उसका नाम गेलिया कैपेटिस। न्यूक्लियस और इस एक्रोसोम के बीच में फाइबर्स का जो ये पार्ट है, ये परफोराटोरियम। ये स्पर्म फर्टिलाइजेशन के टाइम जब ये इंटर करता है, उस टाइम ये स्पर्म को रिजिडिटी देता है। ये न्यूक्लियस, इसमें जेनेटिक मटेरियल है। नेक पार्ट में प्रोक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल है। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का काम फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज को स्टार्ट करना, और डिस्टल सेंट्रियोल का काम होता है एक्सियल फिलामेंट बनाना। ये एक्सटेंड होकर स्पर्म में टेल बनाएंगे। मिडल पार्ट में आप देखिए, ये जो साइटोप्लाज्म है, जो बहुत ही थिन रिंग है, इस साइटोप्लाज्म को बोलते हैं मेंचेट। और एक्सियल फिलामेंट के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्पाइरल रिंग जो होती हैं, ये एक प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट है, इनको बोलते हैं निवेनकर्न। लास्ट पार्ट है टेल, और टेल और मिडल पीस के जंक्शन पर रिंग सेंट्रियोल जेंसस रिंग। इसका पर्टिकुलर फिक्स कोई फंक्शन के बारे में अभी जो है पता नहीं है। तो इस प्रकार से ये स्पर्म है, स्ट्रक्चर होती हैं। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है। पहला देखिए इसमें एक्रोसोम कंटेन स्पर्म लाइसिन दैट हेल्प द फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही। दूसरा न्यूक्लियस कंटेन डीएनए जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल सही है। तीसरा है प्रोक्सिमल स्टार्ट क्लीवेज इन प्रोक्सिमल सेंट्रियोल के बारे में पूछ रहा है, सेंट्रियोल। तो जाइगोट में ये क्लीवेज स्टार्ट करता है, बिल्कुल सही। टेल कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, यही गलत हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया मिडल पीस का पार्ट है, तो मिसमैच कौन सा हो गया? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया हुआ है। व्हाट प्रोसीजर फॉलो फॉर फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म इन एपिडिडिमस? पहला ऑप्शन, पहली चीज देखिए यहां पर एपिडिडिमस में क्या क्या काम होते हैं, क्या देखिए। टेस्टिस के अंदर स्पर्म माने एंटर कर गया एपिडिडिमस में। एपिडिडिमस के 3 मेन काम है। पहला काम होता है स्पर्म का फंक्शनल मैच्योरेशन, फंक्शनली मैच्योर, गेन मोटिलिटी। दूसरा काम होता है स्पर्म की इस हेड पार्ट के ऊपर कोलेस्ट्रॉल की लेयर बनाना, ताकि जो एक्रोसोमल रिएक्शन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कंप्लीट न हो पाए। तीसरा पार्ट होता है एक सब्सटेंसेस का इनहिबिटरी प्रोटीन का सिक्रेशन करना, जो स्पर्म की एक्टिविटी को सप्रेस कर दे, ताकि इनकी एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाए, एनर्जी कंजर्व रहे। ये 3 काम है। तो देखिए अभी इसमें पहला क्या दिया हुआ है, फंक्शनल मैच्योरेशन, तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा क्या दिया है, एक्रोसोम के ऊपर कोलेस्ट्रॉल की लेयर बनाना, तो सही है। तीसरा देखिए क्या दिया हुआ है, एपिडिडिमस जो है वो स्पर्म को ज्यादा एटीपी प्रोवाइड करता है, एनर्जी उपलब्ध कराता है, गलत। तो फोर्थ ऑप्शन है, देखिए क्या है, 1 और 2 बोथ, दोनों दिए हैं, पहले दोनों सही हैं, आपने अपने यहां डिस्कस किए हैं। तो इसका आंसर क्या गया? 4। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही एक एनालिटिक क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन ये दिया गया है भी एक 30 साल
कि मेल के अंदर कैंसर के कारण ऑर्कियोडेक्टोमी कर दी जाती है। ऑर्कियोडेक्टोमी का मतलब होता है टेस्टिस निकाल दिए गए, मैलिग्नेंट टेस्टिस है। उसके बाद 1 साल के बाद उस पर्सन के अंदर हार्मोन लेवल चेक किया गया, तो उस कंडीशन के अंदर किस प्रकार के हार्मोन्स के लेवल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन सा हार्मोन बढ़ा हुआ होगा, कौन सा हार्मोन कम होगा। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन यूं दिए हुए। प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज, ये बात तो खत्म ही कर दो। पहले आप समझिए, जब अपने टेस्टिस को रिमूव कर देंगे तो टेस्टिस के अंदर जो लैडिंग सेल वो रिमूव होगी, तो इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, स्वाभाविक बात है। तो इसका मतलब थर्ड तो वैसे ही गलत हो गया, बढ़ेगा थोड़ी, गलत होगा, कम होगा। पहला वैसे ही गलत होगा, प्रोजेस्टेरोन। अब अपने को इन 2 में से देखना है। जब टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो लैडिंग सेल को स्टिमुलेट करने का काम करता है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसका नाम है LH। जब ये कम होता है तो स्वाभाविक बात है कि LH या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ेगा। और फॉलिकल्स को डेवलप कराने के लिए कौन सा साथ साथ कौन सा हार्मोन बढ़ता है, FSH, ये इंटरलिंक हार्मोन है। तो टेस्टोस्टेरोन कम होगा, FSH बढ़ेगा, LH बढ़ेगा। तो देखिए इसमें तो LH बढ़ने के बजाय घट रहा है, तो गलत, ये घट रहा है इसमें, तो ये गलत है। तो इसका मतलब आंसर कौन सा आ गया, टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज, LH इंक्रीज, FSH इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, सिल्डेनेफ्रिन, यहीं से समझिए। सिल्डेनेफ्रिन किससे रिलेटेड है, कहां यूज करते हैं, एक ड्रग है। अपने मेल के अंदर एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एक रेलेवेंट डिजीज पढ़ते हैं, इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी में मेल सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करने में अनेबल होता है, एक्साइटमेंट नहीं होता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट नहीं होता है। तो इस मेल इम्पोटेंसी के केस में एक टेल्डेल्फिल है, एक सिल्डेनेफ्रिन है। इन ड्रग्स का यूज किया जाता है और इनका काम होता है ब्लड फ्लो को बढ़ा देना। और ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए इन ड्रग्स का इम्पोटेंसी के केस में यूज किया जाता है। तो अब देख लो ऑप्शन कौन सा, मेल इम्पोटेंसी, तो किसके अंदर यूज किया जाता है, ये ड्रग्स, मेल इम्पोटेंसी, आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, वाई स्पर्म आर इमोटाइल इन मेल जेनाइटल ट्रैक्ट। मेल जेनाइटल ट्रैक्ट में स्पर्म जो है वो इमोटाइल क्यों होते हैं। एक तो चीज आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, एपिडिडिमस और एपिडिडिमस में स्पर्म गेन मोटिलिटी, फंक्शनल मैच्योरेशन। और अब ये मूव करना यदि यहीं से स्टार्ट कर देंगे तो इनकी एनर्जी जो होंगी वो खत्म हो जाएगी। और इस चीज से बचने के लिए एपिडिडिमस पार्ट के अंदर ही इनहिबिटरी प्रोटीन रिलीज होती हैं जो स्पर्म की एक्टिविटी को सप्रेस करती हैं ताकि एनर्जी कंजर्व रहे। इसलिए स्पर्म जो होते हैं इसके अंदर इमोटाइल, मूव नहीं कर पाते हैं। तो अब देखिए ऑप्शन क्या है, पहला रिएक्शन ऑफ एपिडिडिमस, बिल्कुल सही, इसके कारण हो जाती हैं क्योंकि इनहिबिटरी प्रोटीन विच सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ स्पर्म। अगला क्या है, सेकंड, नो सिलिएटेड पाथवे ऑफ मेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। अगला देखिए, थर्ड क्या है, स्मॉल साइज ऑफ स्पर्म एज कंपेयर ओवम, नहीं, ऐसा तो कोई रिलेशन ही है। और चौथा देखिए क्या है, ऑल ऑफ दीज, तो गलत। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, 1।